विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबके आसपास है। देखिए, कोई भी समाज पूरी तरह से एक जैसा तो होता नहीं है, राइट? हर जगह कुछ ना कुछ विविधता होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन सामाजिक विविधताओं, आम भिन्नताओं और गहरी जड़ों वाले विभाजनों को आखिर कैसे संभालती हैं। ये एक बहुत ही जटिल लेकिन बेहद जरूरी तंत्र है, जिसे आज हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे मेक्सिको ओलंपिक के एक ऐतिहासिक विरोध से। फिर समझेंगे कि सामाजिक भिन्नताओं की असल में उत्पत्ति कहां से होती है, भिन्नताएं और विभाजन में क्या फर्क है, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद हम रोमा लोगों के असली अनुभव जानेंगे और आखिर में बात करेंगे राजनीति और सामाजिक विभाजन के कनेक्शन पर। तो आइए भाग एक पर आते हैं। मेक्सिको ओलंपिक का विरोध, या कह लीजिए पोडियम पर लिया गया एक स्टैंड। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने सामाजिक विभाजन को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। जरा 1968 के मेक्सिको ओलंपिक के इस दृश्य के बारे में सोचिए। अमेरिकी एथलीट टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने पदक लेते समय जूते नहीं पहने थे। उन्होंने सिर्फ काले मोजे पहने, जो उस समय अश्वेतों की गरीबी का प्रतीक था। हवा में उठी उनकी मुट्ठियां ब्लैक पावर को दिखा रही थीं। लेकिन एक चीज जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो ये कि उनके साथ खड़े श्वेत ऑस्ट्रेलियाई एथलीट पीटर नॉर्मन ने भी मानवाधिकार का बैज पहनकर उनका पूरा साथ दिया था। बिना एक भी शब्द बोले ये इतिहास का सबसे शक्तिशाली विरोध बन गया। अब इस कड़े विरोध को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इसकी जड़ें अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन में गहराई से छिपी थीं। 1954 से 1968 तक अहिंसक आंदोलन चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम 1966 के आसपास आते हैं, ब्लैक पावर आंदोलन उभरने लगा, जो नस्लवाद से लड़ने के लिए कहीं ज्यादा उग्र था। तो मेक्सिको में जो हुआ वो अचानक नहीं था, वो इसी उबलते हुए माहौल का सीधा नतीजा था। जाहिर है, इस विरोध के बाद जो हुआ वो इन तीनों एथलीटों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उनके पदक छीन लिए गए, उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, और पीटर नॉर्मन को तो अगली ऑस्ट्रेलियन टीम से ही बाहर कर दिया गया। लेकिन इस कदम ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अपनी ओर खींचा। और सबसे मार्मिक बात जानते हैं क्या है? इसने इन तीनों के बीच जीवन भर का एक ऐसा बंधन बना दिया जो कभी नहीं टूटा। 2006 में जब नॉर्मन का निधन हुआ तो स्मिथ और कार्लोस ने उनके अंतिम संस्कार में उनका ताबूत उठाया था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सामाजिक भिन्नताओं की उत्पत्ति। यानी हमारी ये जो अलग अलग पहचान होती हैं, ये आखिर बनती कैसे हैं। देखिए, सामाजिक भिन्नताएं मुख्य रूप से दो तरह से तय होती हैं। पहली होती है जन्म का संयोग, जैसे हमारा जेंडर क्या है, हमारी त्वचा का रंग क्या है, या हमारी शारीरिक क्षमताएं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट? लेकिन दूसरी तरफ वो भिन्नताएं हैं जो हमारे अपने चुनाव से बनती हैं, जैसे हम कौन सा पेशा चुनते हैं, हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, या फिर अगर कोई नास्तिक होना चुनता है। कहने का मतलब ये है कि समाज सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं बटा होता। अब आते हैं भाग 3 पर, भिन्नताएं बनाम विभाजन। मतलब विविधता कब टूटकर दरार बन जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर भिन्नता समाज को बांटती नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि अंतर होना मतलब बट जाना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। एक बेहद दिलचस्प सच्चाई यह है कि सामाजिक भिन्नताएं अगर समान लोगों को विभाजित कर सकती हैं, तो वे बिल्कुल अलग लोगों को एकजुट भी कर सकती हैं। यादें हमने स्मिथ, कार्लोस और नॉर्मन की बात की थी। उनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी, लेकिन नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक एथलीट के रूप में उनकी समानता उनके बीच की भिन्नताओं से कहीं ज्यादा भारी साबित हुई। सच तो यह है कि हम सभी एक ही समय में कई पहचान लेकर चलते हैं। सोचकर देखिए, एक ही धर्म के लोग अपनी जाति या संप्रदाय के कारण अलग महसूस कर सकते हैं, या फिर अलग-अलग धर्मों के लोग एक ही जाति के होने पर जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। यहां तक कि एक ही परिवार के अमीर और गरीब सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो हमारा समाज कोई अलग-थलग बक्सों का सेट नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जटिल और आपस में गुंथा हुआ जाल है। अब हम भाग 4 पर पहुंच गए हैं, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत को दुनिया पर लागू करने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, समरूप समाज या होमोजीनियस सोसाइटी। सरल शब्दों में, ये वो समाज है जहां लोगों के बीच कोई बड़ा जातीय अंतर नहीं होता। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि जर्मनी और स्वीडन जैसे देश भी, जो कभी बहुत ज्यादा समरूप हुआ करते थे, अब बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और इन बदलावों का एक बहुत बड़ा कारण है प्रवासी।
जब लोग काम या बेहतर अवसरों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो अपने साथ अपनी विशिष्ट संस्कृतियां भी लेकर आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया के लगभग सभी देश अब बहुसांस्कृतिक बन गए हैं। आज के समय में कोई भी 100% समरूप समाज खोजना लगभग नामुमकिन है। अब इस डेटा पर ध्यान दीजिए। ये पूरे कंसेप्ट का आहा मोमेंट है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के उदाहरण से इसे समझते हैं। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच धर्म का अंतर तो है ही, लेकिन साथ ही कैथोलिक लोग ऐतिहासिक रूप से गरीब भी रहे हैं। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग भिन्नताएं। जब धर्म और गरीबी एक साथ जुड़ गए, तो इसने एक गहरे और हिंसक संघर्ष को जन्म दिया। लेकिन दूसरी तरफ नीदरलैंड को देखिए। वहां भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन वहां दोनों ही समूहों में अमीर और गरीब समान रूप से बटे हैं। इसे क्रॉस कटिंग कहते हैं। जब भिन्नताएं एक दूसरे को काटती हैं, तो समाज में शांति बनी रहती है। यही स्थिर लोकतंत्र का असली रहस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, रोमा लोगों का अनुभव। विभाजन के दोनों पहलुओं को और गहराई से समझने के लिए चलिए पूर्वी यूरोप चलते हैं। ये बुल्गारिया की एक नर्स योर्दांका का बिल्कुल वास्तविक बयान है। उसका कहना है कि ये रोमा लोग बहुत गंदे होते हैं। ये देश के बाकी लोगों की तरह दिखने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सिर्फ टैक्स के पैसे पर अस्पताल आ जाते हैं। जरा सोचिए, ये बयान उस गहरी रूढ़िवादिता और नफरत को साफ साफ दिखाता है, जहां एक समूह दूसरे को इंसान न मानकर सिर्फ एक बोझ और समस्या मानने लगता है। और अब ठीक उसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर एक रोमानी माँ मुद्रुजेनी का ये अनुभव सुनिए। अस्पताल में नर्स ने उसे देखते ही कहा, यहाँ हमारे पास एक और अपराधी है। मुद्रुजेनी बताती हैं कि गर्भावस्था के दौरान भूख के मारे उन्हें कचरे के डिब्बे से खाना पड़ा। ये सच में दिल दहला देने वाला है। एक ही अस्पताल, लेकिन सामाजिक विभाजन के कारण दो बिल्कुल अलग और दर्दनाक दुनिया। ये दिखाता है कि सिस्टमैटिक भेदभाव जमीनी स्तर पर कैसा दिखता है। आखिर में आते हैं भाग 6 पर, राजनीति और सामाजिक विभाजन। चलिए अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इन गहरे सामाजिक विभाजनों से टकराती है तो क्या होता है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होना बहुत स्वाभाविक है। यही तो लोकतंत्र की नींव है। लेकिन जब ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उन ओवरलैपिंग सामाजिक विभाजनों यानी उन गहरी दरारों से जुड़ जाती है, तो ये बारूद जैसी विस्फोटक हो जाती है। अगर राजनेता इन दरारों के आधार पर वोट मांगना शुरू कर दें, तो सामाजिक दरारें बहुत जल्द राजनीतिक खाइयों में बदल जाती हैं। इसका सबसे खौफनाक परिणाम हमने यूगोस्लाविया में देखा था, जहां इसी निर्जातीय राजनीतिक संघर्ष ने पूरे देश को तोड़कर 6 अलग-अलग स्वतंत्र देशों में बिखेर दिया। तो ये सब हमें एक बहुत ही जटिल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या राजनीति और सामाजिक विभाजनों का आपस में मिलना हमेशा खतरनाक होता है? क्या बहुसांस्कृतिक लोकतंत्रों के लिए इन विभाजनों को शांतिपूर्ण तरीके से संभालना ही उनके बचने का एकमात्र रास्ता है? देखिए, एक लोकतंत्र तभी कामयाब होता है जब वो इन भिन्नताओं को टूटने वाली दरारों में बदलने से रोकता है। लेकिन आज के दौर में क्या हमारी राजनीति वाकई ऐसा कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आप पर छोड़ता हूं, इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।